आपने ट्रंप के सामने घुटने भी टेक दिए, माथा भी टेक दिया और सबसे ज़्यादा टैरिफ हमारे ऊपर पड़ा। पंथ के खिलाफ लड़ने वाला कार्यकर्ता होना, उसके क्या खतरे हैं? अभी हाल में छत्तीसगढ़ में एक कानून बना है, छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक, हालांकि पास हुआ है, अभी राज्यपाल के पास है। ऐसे कानूनों को लेकर आप क्या समझते हैं? आपका काम सरकार का हाँ में हाँ मिलाना नहीं है। आपका काम है जब गलत हो रहा है ना बोलने का, जब संविधान के खिलाफ हो। क्यों हमारी सरकार ने इस तरह से घुटने टेके हैं कि क्या उनको अदानी का कोई इंटरेस्ट है या क्या इंटरेस्ट है? ऐसे में आपको अपनी मुहिम को आगे बढ़ाने में जो चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, कैसे उसको आप देख रही हैं? और माहौल बदतर होती जा रही है। अगर कोई दंगा कुछ घंटों से ज़्यादा चलता है, वो तभी चलता है क्योंकि सरकार चाहती है। आज भी उनका बहुत बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। सो कॉल्ड हिंदू इस विषय पे बात कर रही हैं। काफ़ी सारे मुसलमान लोग खुश हो जाते हैं, हमारे साथ आ जाते हैं। मुस्लिम और क्रिश्चियन के लिए कोई जगह बराबर के नागरिक के नहीं है। आदिवासी के अंदर धर्म के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है। आरएसएस का गांधी से विरोध क्यों है? मैं नक्सलवादी हिंसा के खिलाफ हूँ। हर शहर में, हर खेत में अदानी साहब का झंडा होगा। बहुत सारे चर्च को नहीं मिल रहा है FCRA। भविष्य के बस्तर को देखते हुए आपके मन में क्या चल रहा है? जिस तरह से नक्सलवाद पे सरकार अपनी जीत बता रही है, बहुत खतरनाक है। कहाँ चूक रहेगी हमारी विदेश नीति और कूटनीति में? साथियों नमस्कार, द लेंस के इस गुफ्तगू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरे साथी अरुण पांडे हैं। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने यहाँ बैठे हैं, गुफ्तगू करने के लिए, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज के वक्त पर है। खाली हम इस वक्त छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश में, पूरी दुनिया में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ईरान इजराइल के हालात आप देख रहे हैं, वेनेजुएला के हालात आप देख रहे हैं। पूरी दुनिया में जो हालात हैं वो, उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो मोहब्बत की। और इस वक्त कारवां मोहब्बत, इससे पहले आपने सुना होगा कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान, हालांकि वो एक पॉलिटिकल कमेंट है, लेकिन कारवां मोहब्बत एक जो संस्था है, जो संगठन काम कर रहा है, वो एक्चुअल वो ज़मीन पर मोहब्बत बांटने का काम कर रहा है। इस वक्त मेरे साथ उस कारवां मोहब्बत की पूरी टीम है, जिसको लीड कर रहे हैं हर्ष मंदर, जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं। 2002 दंगों के बाद उन्होंने इस्तीफा देकर गुजरात में काफ़ी काम किया। वरिष्ठ पत्रकार, 50 साल लगभग उनका अनुभव हो चुका है, जॉन दयाल सर हैं। विद्या मैडम है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और हमारे साथ इंजीनियर साहब हैं। हर्ष मंदर जी, सबसे पहले मैं आपके पास जाना चाहूँगा। कारवां मोहब्बत जो आपने शुरू किया है पिछले 9 साल, करीब 2017 से आपने शुरुआत की है इसकी, और 9 साल हो चुके हैं। 9 साल में आपको हिंदुस्तान के हालात पर अगर हम बात करें तो किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा इस कारवां मोहब्बत को लेकर, और क्या मकसद है आपका कारवां मोहब्बत में? कौन कौन लोग आपके साथ शामिल हैं? थोड़ा उसको हम कारवां मोहब्बत के बारे में थोड़ा बता दीजिए। पहले आपने दुनिया की बात की। मैं मानता हूँ कि जो हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, हिंदुस्तान में देख रहे हैं, पूरी दुनिया में ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग ऐसे नेताओं को चुन रहे हैं जो हमें नफ़रत का रास्ता, सबक सिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से लेके यूएस तक एक ही किस्म के नेता लोग चुन रहे हैं। ये कोई डिक्टेटर ज़बरदस्ती नहीं आ रहे हैं। तो समाज में हमारी पूरी जो मानव संस्कृति में एक नैतिक क्राइसिस है। इसको हमें पहचानना बहुत ज़रूरी है। और इसका हल, मतलब जर्मनी में जिसने मतलब हिटलर के बाद बहुत कोशिश की कि एक मानवीय समाज बनाया जाए, आज 25% लोग हिटलर के पार्टी को फिर से वोट दे रहे हैं आज। तो ये खतरा दुनिया भर का है। पहले मैं ये कहना चाह रहा था, हिंदुस्तान में आरएसएस 100 साल से मेहनत कर रही है। आरएसएस
की विचारधारा के केंद्र में एक ऐसा सोच है कि ये देश कुछ ही लोगों का है, मुस्लिम और क्रिश्चियन के लिए कोई जगह बराबर के नागरिक के नहीं है। आरएसएस 100 साल पूरे किए थे, तो मैंने राजमोहन गांधी जी उनके पोते हैं, उनसे पूछा कि आरएसएस का गांधी से विरोध क्यों है, और उन्होंने बहुत खूबसूरती से 2 कारण बताए। उन्होंने कहा क्योंकि गांधी जी कहते थे ये देश सबका है, और दूसरा उन्होंने कहा कि क्योंकि गांधी जी कहते थे ईश्वर और अल्लाह एक ही हैं। मैं मानता हूँ, मतलब कारवान मोहब्बत क्या काम करती है उसके विस्तार में बात करेंगे। मतलब नैतिक तौर पे हम लोग यही लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये देश सबका है और ईश्वर और अल्लाह एक ही है। कारवां मोहब्बत आप चला रहे हैं। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, उस दौर में एक आपका परिवार भी, उस दौर में जो दंगे हुए उसमें आपका परिवार भी विक्टिम रहा है। उसके बाद आप ब्यूरोक्रेसी में आए। छत्तीसगढ़, अविभाजित मध्य प्रदेश में आपने बहुत काम किया। छत्तीसगढ़ में आप 4 जिलों के कलेक्टर रहे, बिलासपुर संभाग के कमिश्नर रहे। जब 2002 में गुजरात में दंगे हुए, जिसे सरकार प्रायोजित बताया गया, दावे किए गए, आरोप लगे सरकार पर, उस दंगे के बाद आपने इस्तीफा दिया। आप कहीं ना कहीं उस एक दंगे पहले जो पहला दंगा आज़ाद हिंदुस्तान का कहा जाए, उस दंगे के आप विक्टिम रहे हैं, आपका परिवार विक्टिम रहा है। और उस दौर में जब एक दंगा हुआ जो मेरे ख्याल से हाल के दिनों में सबसे बड़ा दंगा है, अगर 20-25 साल में जाएं तो, उसमें आपको ब्यूरो एज आईएएस की नौकरी छोड़नी पड़ी, और आप वहाँ गुजरात में जो दंगे के पीड़ित लोग थे उनके साथ जाकर आपको उनके लिए काम करना पड़ा। तो क्या ये सोच कहाँ से आई आपकी? ये कैसा मतलब रहा आपका? मैं कह रहा हूँ कि मेरा अपने परिवार में से व्यापक परिवार ये सवाल पूछता है कि हम लोग पार्टीशन के वक्त में जितनी हिंसा हम लोगों ने झेला, आप आज वही मुसलमान समाज के साथ क्यों खड़े हैं? मैं जवाब दे रहा हूँ कि हमने जो झेला है, हमसे बेहतर कौन समझ सकता है कि जब आपको अपने मज़हब या आपकी पहचान के कारण से आपके ऊपर जुल्म, हिंसा होती है, तो जिसके साथ हो रहा है उसके साथ मेरा खड़ा होना मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैंने 84 के दंगे हैंडल किए आईएएस अफसर के नाते, जो बाबरी मस्जिद का पूरा जो दौर चला उसको हैंडल किया। मैंने कई चीज़ें सीखी। एक सबसे बड़ी चीज़ ये सीखी कि अगर कोई दंगा कुछ घंटों से ज़्यादा चलता है, वो तभी चलता है क्योंकि सरकार चाहती है। ये सबसे बड़ा और गुजरात की हिंसा इतनी बुरी थी, और घंटों तो दूर, दिनों तो दूर, हफ्तों तक चला। सरकार द्वारा प्रायोजित एक इस तरह का नरसंहार, मैं समझ पाया कि अब हमारा देश उस दिशा में जा रहा है। बहुत सारी लड़ाइयाँ मैंने सरकार में रहते हुए लड़ी और उसके लिए मेरी जगह थी, लेकिन अब मुझे लगने लगा कि वो लड़ाइयाँ संविधान के 4 दीवारी के अंदर हमारी लड़ाई हो सकती है सरकार में रहते हुए, लेकिन अगर सरकार संविधान को ही मतलब अलग कर देता है, तब मैं सिर्फ एक स्वतंत्र नागरिक के हैसियत से उसके खिलाफ लड़ सकता हूँ। सरकार का हिस्सा अब नहीं हो सकता। मंदर साहब, जब आपने नौकरी छोड़ी थी, जब इस्तीफा दिया था, उस वक्त की जो स्थिति थी वो सबको पता है। तब से लेकर के आज 2026 है, आज की स्थिति भी जो है वो सबको पता है। मेरा सवाल सिर्फ इतना था, आज अगर आप सेवा में होते, सरकार को क्या सलाह देते? सरकार सेवा में हूँ या नहीं हूँ, मैं सरकार में मैं किसी चीज़ से मतलब इजाज़त नहीं देता। जो बुलडोज़र चला रहे हैं, जो नफ़रती भाषण दिए जा रहे हैं, जो मतलब लोगों को ऐसे ही कि फॉरेनर हैं इसके लिए कुछ भी उनको कर सकते हैं, जो क्रिश्चियन लोगों के साथ जो हिंसा हो रही है, सरकार का फ़र्ज़ भी है और सरकार के पास पूरी शक्तियाँ हैं इसको नहीं होने दें। तो सरकार ने पूरी तरह से आज जो सरकार, मैं 2002 में मुझे जो डर था कि हमारे देश किस दिशा में जा रही है, वो डर मतलब काश में गलत होता, मतलब उससे बहुत बुरी हालत में हम लोग पहुँचे हैं। और इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि आज पावर में वो लोग हैं
जो गांधी जी, अंबेडकर, नेहरू, मौलाना आज़ाद ने जिस हिंदुस्तान की कल्पना की थी उसके बिल्कुल खिलाफ है। हमारे साथ जॉन दयाल सर हैं। आप ईसाई एसोसिएशन में भी रहे हैं, लंबा काम किया आपने, दलितों के लिए आपने काफ़ी काम किया है, पत्रकार रहे हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता के तौर पर काम किया है, कार्रवाई मोहब्बत से जुड़कर आप 9 साल से काम कर रहे हैं। अभी हाल में छत्तीसगढ़ में एक कानून बना है, छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक, हालांकि पास हुआ है, अभी राज्यपाल के पास है। ऐसे कानूनों को लेकर आप क्या समझते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह के कानूनों पर बार बार कहीं ना कहीं कोई कमेंट करता है, कहीं स्टे लगाता है, बहुत सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो रही हैं, ऐसे में आप इस तरह के कानूनों की ज़रूरत को लेकर क्या समझते हैं? मैं खुद इन कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशनर हूँ, और पिटीशन का यही बात है कि ये सारे के सारे संविधान, सारे जो विधान बनाए गए हैं ये संविधान के खिलाफ है। आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में अभी पास हुआ है, छत्तीसगढ़ में पहले मध्य प्रदेश का कानून चल रहा था, उसकी एक अमेंडमेंट हो चुकी थी, अभी दूसरी अमेंडमेंट आई है। इस दूसरी अमेंडमेंट आने के साथ जो 13 प्रांतों में ये समूह है, उनमें जो होड़ है ये एक से एक खतरनाक, ज़्यादा से ज़्यादा क्या पेनल्टी लगे, कहीं पे 7 साल पेनल्टी है, अब 20 साल है। मध्य प्रदेश के लोग अब चेयर गए कि सजाए मौत दी जाएगी कन्वर्शन को। तो गौ हत्या और कन्वर्शन को सजाए मौत है। आप रेप कर लीजिए, खून कर लीजिए, हाँ, आप खून कर दीजिए, किसी का बलात्कार कर दीजिए, कुछ कर दीजिए, और अगर आप पॉलिटिकली करेक्ट है तो आप बाइज्जत बड़े हो जाएंगे। दंगों के लिए आप ध्यान दें, दंगों के लिए किसी को सजाए मौत हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में किसी को कभी नहीं मिला है। वो माया कोडनानी को माना गया कि 110 लोगों के मृत्यु की वो जिम्मेदार थी, फिर भी उनको सजाए मौत नहीं मिला, और आप इसके लिए सजाए मौत दे रहे हैं। और अगर आप सरमाएदारी की सरकार है तो जो लोग गरीब को सिखा रहे हैं, गरीब को इकट्ठा कर रहे हैं, गरीब को कुछ सांत्वना दे रहे हैं, वो तो एक तरीके से आपके खिलाफ एंटी नेशनल हो गए। आप खुद ही कह रहे हो कि जो कन्वर्ट हो जाता है एंटी नेशनल हो जाता है, और एक तरीके से हो भी जाता है, क्योंकि अगर आप नेशनल हो तो एंटी नेशनल होना ही धर्म है। आपके नेशनलिज्म की परिभाषा के हिसाब से वो एंटी नेशनल हो जाता है। नेशनल होना ही आज का धर्म युद्ध है, आज का ही। विद्या दिनकर जी, हम आपसे ये समझेंगे कि जब आप कार्रवाई मोहब्बत की मुहिम को आगे बढ़ा रही हैं और मौजूदा दौर में नागरिक स्वतंत्रता की जो स्थिति है, ऐसे में आपको अपनी मुहिम को आगे बढ़ाने में जो चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, कैसे उसको आप देख रही हैं? चुनौतियाँ तो बहुत है, क्योंकि ये जो सब लोग फोकस करते हैं इस माहौल पे, और माहौल बदतर होती जा रही है। इसमें हम क्या करें ताकि एक होप और लव बरकरार रहे, इस पर कोई फोकस करना नहीं चाहता। और जो भी एक्टिविस्ट हम लोग देखते हैं वो प्रेफर करते हैं बहुत ही मेरी हिंदी इतनी थी, बट वो प्रेफर करते हैं जोरों शोरों से स्टेटमेंट देना, बड़े बड़े प्रदर्शन करना, धरने देना, बहुत वही तो एक एग्रेसिव टोन is preferred both by activists and उनको जो कंज्यूम करते हैं। तो इस माहौल में मोहब्बत की बात करना, जाके एक फैमिली के साथ बैठना, लंबी तौर से उनके साथ रहना और उनकी दुख सुख में शामिल होना, विदाउट द चकाचौंध ऑफ द मीडिया, विदाउट दिस थिंग, ये बहुत काफ़ी डिफ़िकल्ट थिंग इज़, इट्स डिफ़िकल्ट एंड लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इसमें क्या है, एक फैमिली को सपोर्ट करना, 10 फैमिली को सपोर्ट करना, 100 फैमिली नहीं, हम क्रांतिकारी भाषण देंगे, हम ऐसे सब कुछ करेंगे। ये चूँकि अब कार्रवाई मोहब्बत की बात हो रही है, कट्टरपंथ से लड़ना ही, चाहे वो किसी भी तरह का कट्टरपंथ हो, हिंदू कट्टरपंथ, मुस्लिम कट्टरपंथ, हर तरह के पंथ में कट्टरपंथ होता है। ऐसे में एक कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ने वाला कार्यकर्ता होना
उसके क्या खतरे हैं अब तक, जो आपको इतने साल से 9 साल से जो कार्रवाई मोहब्बत, पहले एक मानवाधिकार कार्यकर्ता होने के नाते आप करती रही हैं, लेकिन ये जो कार्रवाई मोहब्बत चलाना, लोगों के घरों में बैठा और मीडिया की नज़रों से दूर, चकाचौंध से दूर, जो सोशल मीडिया की उससे दूर जो आप लोग काम कर रही हैं, ऐसे में उसके खतरे कितने हैं, थोड़ा इसके बारे में, इस पर रोशनी डालिए। देखिए, जब हम कम्युनल विषय पे काम करते हैं तो आजकल के माहौल में कुछ नेचुरल एलाइज होते हैं कि अच्छा, एक सो कॉल्ड हिंदू इस विषय पे बात कर रही हैं तो काफ़ी सारे मुसलमान लोग खुश हो जाते हैं, हमारे साथ आ जाते हैं। मगर उनके साथ भी डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस करनी हमारी जिम्मेदारी है कि आपके घर में कितना ओपननेस है, आप अपने बच्चों के साथ, अपनी स्त्रियों के साथ कितना इक्वल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। तो आई थिंक ये कार्रवाई मोहब्बत जो है, इट्स चैलेंजिंग एट मेनी लेवल्स। जो हमारे नेचुरल एलाइज हैं उनके साथ भी डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस करना, ताकि कुछ कभी कभी एक प्रीस्ट जो भी हमारे साथ रहेंगे कार्रवाई मोहब्बत में, और उस प्रीस्ट को बताना, इट कुड बी अ हिंदू टेम्पल प्रीस्ट, दैट हमारे साथ जो दलित हैं वो पहले बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे। तो ये तो इट गोज अगेंस्ट देयर वेरी कोर। मगर टू कीप दैट थिंग एक अंडरस्टैंडिंग और लव के साथ, कि हमें पता है कि आप एक बैकग्राउंड से आए हैं, मगर उनकी भी हार्ट एंड माइंड खोलना, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। इरफान इंजीनियर साहब हैं, जिस गुजरात की वजह से, गुजरात में हुए दंगों की वजह से हर्षमंदर साहब ने नौकरी छोड़ी थी, उसी गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में आपने बहुत काम किया है। और अभी आदिवासी क्षेत्र आप जहाँ बैठे हैं, ये छत्तीसगढ़ भी आदिवासी बहुल है। ऐसे में आपको आज जो आदिवासी, जिस तरह की पहले हर्षमंदर साहब अभी एक प्रोग्राम में जब बोल रहे थे कि जब वो यहाँ काम करते तो उन्हें लगता था कि जो आदिवासी, जो छत्तीसगढ़ है, वो सबसे सभ्य समाज है आदिवासी यहाँ का। और आज के हालात में आदिवासी यहाँ से, आदिवासी समाज जो है गड़े मुर्दे उखाड़ ले रहा है, एक एक महीने बाद मुर्दों को उखाड़ दिया जा रहा है कब्रों से। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अब वो चुनौतियां जो उस वक्त में आदिवासियों के बीच में काम करने की जो चुनौतियां थी, क्या वैसी चुनौतियां हैं कि वो बहुत हट गई हैं अब? नहीं, चुनौतियां बदली है। हमारा संघर्ष जल, जंगल और ज़मीन पर आदिवासियों का कब्ज़ा हो, इसके लिए हमारा संघर्ष था। और वो संघर्ष आज भी उनके अहम मुद्दे हैं, उनके उदर निर्वाह के, उनके जीवन के अहम मुद्दे हैं। आज भी उनका बहुत बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है, चाहे एज ए लेबरर हो रहा हो, मज़दूर के तौर पर हो रहा हो, या उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है। बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं माइनिंग की वजह से या दूसरे प्रोजेक्ट्स की वजह से, इससे वो आज भी पीड़ित है। और आज भी उनके समाज में, समाज की भावनाएं वैसे ही मानवीय है, बहुत रूप में मानवीय है, क्योंकि वो शोषित है और उनमें एकजुटता है, एक मर्म है एक दूसरे के लिए, मानवता है, वो आज भी है। लेकिन अब थोड़ा फ़र्क ये पड़ा है कि उनके अंदर जो नफ़रत की भावनाएं फैलाई डाली जा रही है, ख़ास करके ईसाई समाज के ख़िलाफ़ या मुस्लिम समाज के ख़िलाफ़, तो उसके वो थोड़े बहुत शिकार हो रहे हैं। उनके अंदर ये थोड़ी सी ऐसी भावना आ रही है कि हमारे शोषण में हमारा मुख्य दुश्मन ये बड़े प्रोजेक्ट लाने वाले नहीं है, या हमारा विस्थापन का जो कारण बन रहे हैं वो हमारे बड़े दुश्मन नहीं है। हमारे बड़े दुश्मन ये ईसाई समाज के लोग हैं, जो भी आदिवासी, एक्चुअली आदिवासी के अंदर धर्म के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है। और एक वर्ग को ये कहा जा रहा है कि आप ईसाई समाज से थोड़े बेहतर हो, आपके पास थोड़े ज़्यादा बेहतर अधिकार है। तो उनको वो झूठे अधिकारों का भास होता है और थोड़े से ललचा जा रहे हैं।
और इस वजह से थोड़ी स्वार्थी भावना के चलते वो ईसाई समाज पर या मुस्लिम समाज पर हल्ला जब होता है तो उस भीड़ तंत्र में वो शामिल हो जाते हैं। तो ये एक थोड़ा फर्क नज़र आ रहा है, लेकिन अभी उम्मीद भी बहुत है। चूँकि आप छत्तीसगढ़ में आपने यहाँ पे सेवाएं भी दी हैं, भविष्य के बस्तर को देखते हुए आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए, जिसको नक्सलवाद कहा जा रहा है और जिस तरह से नक्सलवाद पे सरकार अपनी जीत बता रही है, बहुत ख़तरनाक है। मैं नक्सलवादी हिंसा के खिलाफ हूँ, बहुत पूरी मजबूती से खिलाफ हूँ। मुझे नहीं लगता कि हिंसा का जवाब आप मतलब हिंसा से देंगे तो एक अच्छे समाज का निर्माण संभव है। लेकिन जब आदिवासी का शोषण हर सीमा को पार कर देता है और आदिवासी को दिखता नहीं है कि कोई और रास्ता है, अगर आदिवासी समाज का एक हिस्सा हिंसा पे उतर भी आता है तो उसका हल उसको इस तरह से, मतलब जिस क्रूरता से सरकार ने उनको दुश्मन के तौर पे जिस तरह से उनसे व्यवहार इतने सालों तक किया है, और सलवा जुडूम जो उनके बीच में समाज में दरार डाली है, मतलब इससे उनका शोषण खत्म नहीं हुआ है। उनके समाज में को आपने एक तरह से, जैसे सबसे बड़े दुश्मन आपके हों, दुश्मन के साथ भी उस तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। उस तरह की हिंसा आपने सबसे गरीब, सबसे कमज़ोर आर्थिक रूप से समाज के ऊपर जो किया है, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई विजय है। ना मैं मानता हूँ कि इससे कोई शांति बन सकती है। शांति इंसाफ की बुनियाद पर ही तो शांति हो सकती है। नाइंसाफ़ी को आपने इतना ज़्यादा एक डर का माहौल बनाया। मान लीजिए कि कोई खड़ा ना हो, ये वक्त बताएगा। ये सरकार की जीत नहीं है, ये सरकार की सबसे बड़ी हार है। बस्तर को आप कैसे देख रहे हैं? आपका एक बड़ा लंबा अनुभव भी है पत्रकारिता में, उस सारे अनुभव को समेटते हुए अगर आप देखें कि बस्तर में जिस तरीके के सरकार के दावे हैं कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद वहाँ विकास आ जाएगा और गंगा बहेगी विकास की, आप क्या देख रहे हैं? भविष्य का बस्तर कैसे देख रहे हैं आप? हर शहर में, हर खेत में अदानी साहब का झंडा होगा। जहाँ उनका नहीं होगा किसी और का होगा, जहाँ उनका नहीं होगा जिंदल का होगा या किसी और का होगा। ये मैंने पहले जो भील इलाका है, राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश का ट्राई जंक्शन है, वहाँ पे देखा किस तरीके से डिनोटिफाई करते आते हैं, और एक पूरा उस पता नहीं आपको लगता कि यहाँ पर कभी जंगल था, यहाँ पे कभी आदिवासी थे, यहाँ पे कभी इंसान बसते थे। शहरीकरण की बात नहीं कर रहा हूँ, शहरीकरण नहीं हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, डेवस्टेशन हुआ है। मैं रायगढ़ में कलेक्टर था और मैं दोबारा जब गया कुछ साल पहले, मुझे विश्वास नहीं होता था कि जो इतनी खूबसूरत जो जंगल है, आदिवासी समाज है, सब कुछ को उन्होंने नष्ट कर दिया है। और ये मैं बस्तर से आगे बात बताना मांगता हूँ। अभी मैं और हर्षवर्धन साहब और विद्या उड़ीसा में थे। उड़ीसा में उसके पहले दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता उन्हीं पहाड़ों को लेके, जहाँ पे कोई दालमिया कोई खाना मांगता है उनको, लोगों की ज़मीन लेके, उनकी नौकरी लेके। एक तरीके से छोटा सा पाउंड लगाया था कभी 40 साल पहले कि हीराकुड डैम के लिए सीमेंट बनाना है, आप सीमेंट बनाइए। हीराकुड डैम को बने हुए 30 साल हो गए हैं, मगर ये जो जिसकी फैक्ट्री थी, ये मिल था, वो अब पहाड़ दर पहाड़ मालिक हो गए। वहाँ के जो लोग थे, रातों रात पुलिस की मदद, चाहे क्राइम हो या छत्तीसगढ़ का एंटी कन्वर्जन लॉ हो या और कई जगह पे हो, सरकार जब मदद करने लगती है इस गुंडागर्दी की, इस खूंखारिता की, तब क्या करेंगे इसके आगे आप? और अभी आप बता रहे थे कि देश का क्या हाल है,
राजनीति का हाल तो अलग है, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, राजनीति के खिलाफ आप किसके पास अपील करेंगे? चाहे आप कितने भी मजाक कर ले तारीख दर तारीख, वह किसके आगे तारीख मांगेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट के आदि बेंचेस के मुंह से क्या वाक्य निकलते हैं? हाई कोर्ट की जजमेंट्स होती है नहीं होती है, किस तरीके से वो लोगों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, किस भाषा में डिस्क्राइब कर रहे हैं? क्या उनकी भाषा आरएसएस के किसी संगी से फ़र्क है? भाजपा के किसी आदमी से फ़र्क है? वो जज है, शपथ लिया उन्होंने संविधान की, और ज़ुबान उनकी वही है जो बाकी की ज़ुबान थी। तो जैसे शाह साहब कहते हैं, वह कहते हैं हम आपको अपने कपड़ों से पहचान लेंगे, हम उनकी ज़ुबान से पहचान लेंगे। दयाल साहब, आप दलितों के लिए आपने बहुत काम किया है। मैं क्योंकि यूपी से भी बिलोंग करता हूँ, इसलिए पता है कि वहाँ मतलब सवर्णों से ज़्यादा वो दलित वर्ग जो है वो हिंदूवादियों की बात करता था, हिंदूवादी बात करने लगा था। अब वो चीज़ें फिर से बदल रही हैं। अब उन्हें शायद समझ में आया कि हमें लड़ाया गया, अब हमें इस्तेमाल किया गया, अब हम अपनी जगह पे आए, जो बीच में बहुत ज़्यादा हालात बिगड़े। आपको क्या लगता है दलित वोट बैंक जो यूपी का बेस है वो कितना असर डालता है इस पूरे चुनावी प्रक्रिया पर, और उसको किस तरह से काम करना चाहिए वोट बैंक के लिहाज से अगर देखा जाए? क्योंकि वो सबसे जो वो वोट बैंक था वो उसने 77 सीटें दी थी एक ज़माने में। आजकल तो 5 साल में अपने आप को लोग वरिष्ठ कहने लगते हैं। मगर मैं कुछ कहना मांग रहा था। हम लोग काफ़ी साल गलतफहमी में थे कि दलित बैंक एक मोनोलिथिक दलित बैंक है, काशीराम जी DS4 एक मोनोलिथिक है, मगर उसके क्रैक हमको पूरी तरह नहीं पता थे। एक पर्टिकुलर जाति ब्लॉक जिसकी मायावती रिप्रेजेंटेटिव थी, काशीराम रिप्रेजेंटेटिव थे, वो था, मगर उसके इर्द गिर्द जो छोटे छोटे दलित वर्ग थे जो जल रहे थे, गुस्से में थे, क्योंकि उनको कोई कुछ पूछ नहीं रहा था। भाजपा आई, उनको इकट्ठा किया और मेन मुख्य जो कोर इस्तेमाल किया, और जो कोर दलित था उसको एक तरीके से हरा दिया। हाशिए पे डाल दिया, जो हरा ही दिया, साफ कर दिया। 4 बारी बहन जी मुख्यमंत्री रही, मगर अब उनका अस्तित्व दिखता नहीं है। और आज भी वो अपने आप को शेक ऑफ नहीं कर चुकी हैं कि शायद भाजपा का उनसे कोई साथ कर लो। जैसे माइनॉरिटीज़ में कई मुसलमान नेता हैं हैदराबाद में वगैरह वगैरह, और लोग हमेशा शंका में रहते हैं कि महाराष्ट्र में जा रहे हैं किस पार्टी के वोट काटने। तो ये माइनॉरिटी वोट और दलित वोट, इसको हमें थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा, क्योंकि अंत में जैसे आपने कहा कि वो वापस आते हैं, फिर किसको वोट देंगे? अभी हम दोनों बंगाल में थे, कल हम दोनों बंगाल में थे, और वहाँ पर लोग कह रहे थे कि जो तो मुख्य दो लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी आपस में साठगांठ है, ताकि CPM और कांग्रेस ना आ पाए। और उन्होंने मेरे को 4 घंटे तक समझाया, और कुछ हद तक मेरी बात समझ में आ भी गई। एनजीओ को लेकर, एनजीओ को माना जाता था कि एनजीओ जो है अलग अलग संगठन जो है काम करते हैं लोगों के लिए। अभी सरकार जो जब से ये 12 साल से ये सरकार है, धीरे धीरे इन्होंने एनजीओ के जो रोल हैं, जो उनको सपोर्ट करने वाले जो सिस्टम्स हैं उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई है, बहुत हद तक उन पर बंदिश हो गई हैं। ऐसे में काम करने में, जब आप फील्ड पर जाते हैं काम करने में, किस तरह की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है? चूंकि मैडम का भी इस क्षेत्र में बड़ा काम है, तो यही इसका जवाब आपसे भी हम चाहेंगे। आपका अनुभव क्या कहता है कि जो गैर सरकारी संगठनों एनजीओ पर जो लगाम लग रही है इस पर? ये लगाम कसने के 2 तरीके हैं उनके पास। एक तो है FCRA कानून को सख्त बनाना, बहुत सख्त बनाया है। पहले एक बार FCRA के अंदर लाइसेंस मिलता तो आजीवन लाइसेंस होता, जब तक कैंसिल नहीं होता। अब हर 5 महीने 5 साल में रिन्यू करना पड़ेगा लाइसेंस, और बहुत सारी शर्तें रख दी है। सेकुलरिज्म, प्यार मोहब्बत, नेशनल इंटीग्रेशन, अधिकारों पर काम करने वाले जो खास करके वंचित समाज का तबका है, ऐसे सेक्शन के अधिकारों के लिए अगर आप काम करेंगे तो आप पर सवाल या निशान लगाया जाएगा, आपकी जांच होगी, बार बार जांच होगी। बहुत सारे चर्च को नहीं मिल रहा है FCRA इस इल्ज़ाम में कि वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं।
बहुत सारे इसको मदर तेरेसा को की संस्था को नहीं मिला था, उसको डिनाई बाद में जब हो अल्लाह हुआ तो उनको दिया गया, ये कह कर के वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अब मदर सिस्टर्स ऑफ चैरिटी जो अच्छा काम कर रही है, उसके वो तो लाजवाब काम कर रही है और उसमें कहीं धर्म परिवर्तन है नहीं। तो एक FCRA कानून पर बहुत सारी नकेल उन्होंने कही। जी जी, एक लेटेस्ट अमेंडमेंट उन्होंने ये किया है कि अगर FCRA का पैसा लेकर अगर उनकी खोज जांच में अगर कोई भी यहाँ वहाँ गलती मिलेगी तो वो सारी NGO की प्रॉपर्टी ले लेगी। तो उन्होंने बहुत सख्त कानून बनाए हैं, ये एक तरीका है। दूसरा NGO को डराने का तरीका यह है कि ये जो हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है, जो कुछ RSS से मिले हुए हैं, कुछ RSS से भिन्न भी हो सकते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्रवादी विचार वाले जो संगठन है वो उन्होंने जो धर्म की राजनीति को गहरा करके, धर्म के पहचान की राजनीति को गहरा करके ऐसे सारे सामाजिक मुद्दे उठाना मुश्किल कर दिया है। उनकी राजनीति एक हावी हो गई है और लोग पहचान के अंदर ही रह गए हैं। धर्म की घुट्टी जो उनको पिलाई है, वो घुट्टी पीकर लोगों को अब मोबिलाइज करना मुश्किल हो गया। तो ये दो तरीके से हम देखते हैं कि ये NGO का काम करना मुश्किल कर दिया है। हाँ, एक्चुअली हम लोग दूसरे NGOs के सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए हैं, क्योंकि एक और जो अमेंडमेंट जो सर ने कहा उससे पहले एक अमेंडमेंट था कि अमेंडमेंट किया गया कि FCRA ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस बेरर्स उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए। अब जो भी अच्छा काम करते हैं, लोगों के साथ काम करते हैं, अभी छत्तीसगढ़ में भी शायद माइनिंग के खिलाफ अगर काम करोगे तो तुम्हारे ऊपर तो केसेस तो थोपे जाएंगे ही, है ना। स्ट्रेटेजिक लीगल एक्शन अगेंस्ट पीपल्स पार्टिसिपेशन, स्लैप केसेस आएंगे। तो अगर आप एक ऑफिस बेरर हो FCRA ऑर्गेनाइजेशन का, तो फिर आपका FCRA एक तो रिन्यू नहीं होगा और आपको मिलेगा भी नहीं अगर आप अप्लाई कर रहे हो। तो ये एक बड़ा डेंजरस मामला है। सब लोगों को चुप कराने की एक जो साजिश है कि तुम लोगों के जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं उनके साथ खड़े नहीं रहो। हम लोग ने शुरुआत की कि अभी जो परिस्थिति है, वॉर का सिचुएशन जो है, जो इज़राइल और US ने किया है ईरान में, तो एवरीबडी इज़ वरिड कि अरे ऑयल गैस कैसे आएगा, यही बड़ा मामला है। मगर सरकार इतनी एक ब्लिंकर्ड थिंकिंग है सरकार की कि इट्स नॉट लुकिंग एट इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि यू कैन थिंक मोर ऑफ सोलर प्रोजेक्ट्स एंड मोर ग्रीन प्रोजेक्ट्स। उसी ऑयल एंड गैस में आपकी सुई क्यों अटकी हुई है? दिस इज़ द टाइम टू थिंक डिफरेंटली, और ये हम नहीं देख रहे हैं। सो दिस इज़ द सैडनेस ऑफ आवर टाइम्स। आपने अभी वॉर की बात की, जो मध्य पूर्व पूरा जंग की आग में झुलस रहा है। हम मंदर साहब के पास दोबारा चलेंगे। उस जंग की वजह से भारत जो कुछ आज झेल रहा है, जो कुछ क्राइसिस देख रहा है, क्या इससे बेहतर की गुंजाइश थी? कहाँ चूक रहेगी हमारी विदेश नीति और कूटनीति में? देखिए, भारत की विदेश नीति, हम लोग को गर्व था कि नैतिक आधार पे हम नैतिक आवाज़, हमारी आवाज़ एक पूरी दुनिया के लिए नैतिक तौर पे हम लोग सही गलत की बात करते थे। फ़िलिस्तीन को अरब देशों के बाहर सबसे पहले अगर किसी देश ने उसको रिकॉग्निशन दिया था वो भारत ने दिया था। और कई तरीक़ों में अमेरिका ने जब भी मतलब इस तरह के फ़ैसले लिए जो गरीब देशों के खिलाफ हो,
हमने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। मुझे लगता है कि हम लोग पूरी वो नैतिकता ही ख़त्म हो गई है। हम लोग जिस तरह से हमने इज़राइल के लोगों के साथ हमारा पूरा समर्थन हो सकता है, लेकिन इज़राइल की जो सरकार जो कर रही है और जो फ़िलिस्तीनियों में बच्चों पर, अस्पतालों पर, एड वर्कर्स पर, मतलब ये एक नरसंहार ही है। और उस नरसंहार की आलोचना हम नहीं किए। आप ईरान के देश में आप जाके आपने उनके सर्वोच्च नेता को ही का कत्ल कर दिया। मान लीजिए ईरान वो करता अमेरिका में, हम में से बहुत सारे लोगों को ट्रम्प सही नहीं लगते हैं, क्या हम एक मिसाइल भेज के उनको उड़ा ही देंगे? इफ़ देयर हैज़ टू बी अ रेजीम चेंज, ईरान के लोगों को वो लड़ाई लड़नी है, उनको लड़ने दीजिए, जो उसकी गलतियां वो लड़ें। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने हर तरह से, और क्यों हमारी सरकार ने इस तरह से घुटने टेके हैं कि क्या उनको अदानी का कोई इंटरेस्ट है या क्या इंटरेस्ट है, लेकिन इतनी शर्मिंदगी हमने कभी महसूस नहीं की और उसका कोई फ़ायदा हमें मिला नहीं। मान लीजिए कि आपने ट्रंप के सामने घुटने भी टेक दिए, माथा भी टेक दिया, और सबसे ज़्यादा टैरिफ हमारे ऊपर पड़ा, तो हम पूरा स्टैंड लेते हैं ना। स्पेन जैसे देश है, उसने स्टैंड लिया यूरोप के अंदर रहते हुए, ये कनाडा तक ने स्टैंड लिया, मेक्सिको ने स्टैंड लिया। हम लोग साउथ अफ्रीका ने जेनोसाइड के लिए फ़िलिस्तीन के, मतलब इज़राइल के खिलाफ सामने गए। हम वो नेहरू कि इंडिया, पूरी दुनिया उसकी इज्जत करते थे, और कुछ भी हो, इंदिरा गांधी से जो भी हमारी असहमतियाँ हों, वो बहुत मतलब सम्मान के साथ वो अमेरिकी प्रेसिडेंट को बताती थी कि आप गलत कर रहे हैं, और वो कुछ बोल नहीं पाते थे। तो हम लोग हमारी विदेश नीति, और कोई कहे कि इससे हमारा फ़ायदा हो रहा है, वो भी बिल्कुल नहीं है। साहब, आप आईएएस रहे हैं, सरदार पटेल ने कभी आईएएस को स्टील फ्रेम कहा था। आज उसकी क्या स्थिति है उस स्टील फ्रेम की? वो फ्रेम स्टील का बचा है या नहीं बचा है? देखिए, क्यों सरदार पटेल ने ये कहा था? पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन के दंगों में 10 लाख लोगों ने एक दूसरे का कत्ल किया था। सरदार पटेल अपेक्षा कर रहे थे कि धर्म और जाति और भाषा के नाम पे कई मतलब हिंसा हो सकती है, ये सब हो सकता है, लेकिन जो सरकारी अधिकारी है, जो आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी है, वो संविधान को अपने दिल के पास रखते हुए गलत को गलत कह के उसका हिम्मत जुटाएंगे। और मैं मसूरी में प्रशासन एकेडमी में मैंने 3 साल पढ़ाया भी। मेरा पहला लेक्चर यही होता था कि आपका काम सरकार का हाँ में हाँ मिलाना नहीं है, आपका काम है जब गलत हो रहा है ना बोलने का, जब संविधान के खिलाफ हो। आज वो अधिकारी मुझे दिख ही नहीं रहे हैं। जब बुलडोज़र चलाने की बात हो रही, कोई कानून नहीं कहता कि आप ऐसे बुलडोज़र चलाएं। मैं ऐसा कलेक्टर ढूंढ रहा हूँ जो कहता है कि मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी क्योंकि ये कानून और संविधान के खिलाफ है। नहीं मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ा मतलब बिट्रेयल ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ डेमोक्रेसी। आजकल आईएएस अधिकारी, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो, या और भी किसी रैंक के ऊपर हो, क्या कर रहा है? उसी सरकार के काम के हुक्म के मुताबिक जनता को बंद कर रहा है, इलेक्शन का फ्रीडम को बंद कर रहा है, कानून को बंद कर रहा है, स्टील फ्रेम के अंदर उसको जकड़ रखा है। हथकड़ियाँ भी स्टील फ्रेम की होती है। मंदर साहब, आपने मनरेगा को लेकर के आवाज़ उठाई। मनरेगा अब जी राम जी हो चुका है। सरकार का दावा है कि पहले से बहुत बेहतर है। कितना बेहतर मानते हैं? एक तो पहले थोड़ा सा मजाक बताना चाह रहा हूँ। एक मैंने कार्टून देखा था, जब महात्मा गांधी नरेगा से उन्होंने नाम बदल दिया, तो एक किसान खड़े होकर मोदी जी को कह रहे हैं कि अगर आपकी एक ही काबिलियत है नाम बदलने का, तो आप खुद का नाम नेहरू कर दो, हमें बख्श दो। तो बस सीरियसली एक्चुअली
पूरी दुनिया के सामने नरेगा एक उदाहरण था, क्योंकि बाकी देशों में अगर आप बेरोज़गार हैं सरकार आपको भत्ता देती है। हमने कहा कि नहीं, हम भत्ता की मांग नहीं करें, हम काम की मांग करेंगे। और काम एक कानूनी अधिकार के तौर पे सिर्फ हमारा देश दे रहा था। जो भी इसमें कमियां रहीं वो पूरी तरह से वो जो एक गारंटी ऑफ वर्क, इतना बड़ा मतलब एक गारंटी था सबसे गरीब व्यक्ति को कि कुछ ना हो, भूखा हो, मुझे फिर भी काम का हक, 100 दिन का काम मुझे मिलेगा, मेरे घर के पास मिलेगा, मैं अपने गांव का निर्माण करूंगा। ये सब खत्म हो गया है। तो इस गुफ्तगू प्रोग्राम में हम लोगों ने तमाम तरह की विषयों पर बात की। छत्तीसगढ़ से लेकर वेनेजुएला, ईरान, इज़राइल और अमेरिका पर बात की, देश के हालात पर बात की और सभी चीज़ों को समझने की कोशिश की। फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं, मंदर साहब सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो कार्रवाई मोहब्बत जो ये चला रहे हैं, इसका जो काम है, जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो उस चकाचौंध से दूर, वो मीडिया की चकाचौंध से दूर होकर जिस तरह से काम किया जा रहा है, उसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी कि किस तरह सिर्फ और सिर्फ हम एक संगठन के साथ जुड़कर काम नहीं, हर इंसान की, हर देश के नागरिक की जिम्मेदारी है कि वे किस तरह इस पर अपना काम करें। अरुण, तो आपने ये पूरी बातचीत देखी। बातचीत देखने के बाद अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि इसे दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा और द लेंस को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।